नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम in which equal and opposite charges are separated by some distance, right? यहाँ पे ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे लेते हैं 2a अपनी कैलकुलेशन के को इजी रखने के लिए, राइट? तो ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है मैंने बताया था उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेयर, तो इसका डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, P इज इक्वल टू Q इनटू 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम चाहते हैं क्या कि ये जो सिस्टम है दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वजह से किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो अब हम बात करते हैं क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसके दो पार्ट करते हैं। दो पार्ट का मतलब एक इसकी एक्सियल लाइन है, दिस इज इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होती है, दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये इंफिनिटी तक आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, दैट इज द एक्सियल लाइन। द सेकंड लाइन इज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो इन दोनों को मिड से पास हो, दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन। तो हम इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे एक्सियल लाइन को का जो डेरिवेशन है ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? और मैं बस यही कराऊंगा इस पूरे टॉपिक का। इसके तीन है, एक एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन और एक एट एनी पॉइंट, राइट? तो बाकी आपको खुद करना है। दिस इज द I will only explain about the equatorial line and at any point. एक्सियल लाइन के बारे में आप खुद करेंगे, ठीक है? अब मान के चलिए आपको किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप करते क्या है, ठीक है? हम करते क्या है, अब क्योंकि हमें यहां से निकालना है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉइंट P पे 1 कूलम चार्ज रख देंगे। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट कूलम चार्ज, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पूरे सिस्टम की वजह से। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालना है इस पॉइंट पे, एक बार इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है और फिर उसको वेक्टर मेथड से जोड़ देना है, ठीक है? इसी तरीके से हम निकालेंगे। अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये करनी है कि हम किसी भी जगह पे निकाल रहे हैं, किससे, ये जो हमारा डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। ये पूरा 2a है तो ये हाफ a होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मान के चलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति मेरे से इतनी दूरी पे खड़ा हुआ है या मेरे से इतनी दूरी पे वो दूसरा पॉइंट है, ठीक है? अब बात ये आती है कि मान के चलिए वो पॉइंट मेरे बहुत नजदीक है, तो जब मैं अगर हम दोनों के बीच की दूरी, या मान के चलिए एक बस है जो मेरे से बहुत दूर है, तो हम दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो हमें एक पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। बट सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट मेरे से कितनी दूरी पे है। तो अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है। क्या बात निकल के आती है? वो बात ये निकल के आती है कि मैं उस पॉइंट को खुद से कितनी दूरी पे कंसीडर करूं। मेरा सर उससे कुछ अलग दूरी पे है, मेरे पैर उससे कुछ अलग दूरी पे है, मेरा धड़ कुछ अलग दूरी पे है। तो हम इसके लिए करते क्या है, तो इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से कि एक्सियल लाइन पे किसी भी दूरी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं जो डिस्टेंस लूंगा, रेफरेंस पॉइंट लूंगा, वो क्या लूंगा, इसका मिड पॉइंट लूंगा। मान के चलो यहां से मैं दूरी लिए, मैं r डिस्टेंस पे क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये एक सिस्टम है और इससे मैं किसी भी दूरी पे मैं निकालना चाहता हूं। तो अब यहाँ से इस चार्ज की दूरी कुछ है, इसकी कुछ और, लेकिन हमें तो पूरे डाइपोल की वजह से निकालना है। तो डाइपोल से जो डिस्टेंस ले, डाइपोल के किस पॉइंट से हम वो डिस्टेंस मेजर करें, तो सारे डिस्टेंसेस हमेशा इस सेंटर r से लिए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
अब बात करते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं, हमें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन याद होना चाहिए। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे तो इसको भूल जाइए, और जब इसकी वजह से निकालना चाह रहे तो इसको भूल जाइए। तो अब अगर मैं इसकी वजह से निकालना चाह रहा हूं, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये और ये चार्ज कितनी दूरी पे है। ये इसको मैं मिला देता हूं ऐसे, और ये भी मैं मिला देता हूं। अब मैं अगर बात करूं पॉइंट ए और पी कितनी दूरी पे है, ये स्मॉल ए, ये आर, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऐसे ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे क्या, बेसिकली यहां पे एक चार्ज रखा है हमने 1 कूलम, तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इट विल बी लाइक दिस। और हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इन वेक्टर फॉर्म हमने ले लिया। और इसके और इसके बीच में मान के चलो ये इसके बीच में एंगल है थीटा, राइट। अब मैं इसके और इसके बीच की बात करता हूं। इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिपल्सिव होगा, और वो ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। हम रिपल्सिव यूज नहीं करेंगे, आउटवर्ड यूज करेंगे। तो इसमें इनवर्ड या टुवर्ड माइनस क्यू, दिस इज अवे टू द माइनस क्यू, राइट। और मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दूंगा E2। तो ए बी ओ पी, इसको मैं M ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज E1, और मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं डायरेक्ट, राइट, या वेक्टर फॉर्म में भी ले लेता हूं, तो फिर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बचा क्या, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी को यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें इसको डायरेक्शन देनी है, तो मैं इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ अलोंग पी ए, और यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये जो माइनस प्लस का मतलब ही ये होता है टू गिव द डायरेक्शन। तो अलोंग पी ए, राइट। और E2 की अगर मैं बात करूं तो E2 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आपको पता ही है, इससे अंडर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा, अलोंग, इसको हम नाम देंगे PM, या आप BP भी बोल सकते हैं इसको, बट अलोंग PM इसको बोल देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है तो मुझे इसको डायरेक्शन भी देनी ही पड़ेगी, राइट। अब बात करते हैं, देखिए एक छोटी सी बात हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम छोटी सी बात ध्यान देते हैं कि देखिए यहाँ पे दो वेक्टर हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो 11th क्लास में आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, और मैंने भी पढ़ा है कि एक वेक्टर को बहुत सारे वेक्टर में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम करते क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं और हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो कैसे होता है, ऐसे, राइट। मान के चलिए अब बिकॉज ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे मैं अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चूज कर लेता हूं, ये E2 है, ठीक है, मैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चूज कर लेता हूं अपने यहाँ पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा E2 हो गया, और ये हमारा E1 होगा। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब बात करता हूं मैं इसकी, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, राइट। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों ही थीटा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा। अब देखिए ये E1 और E2 का हम करते क्या है, ये थीटा है एंड ये थीटा है। अब हम E1 और E2 का करते क्या है, E2 और E1 को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ेंगे।
अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो E1 के दो टुकड़े कर लेते हैं हम। एक होगा E1 cos थीटा और एक होगा E1 sin थीटा। मैंने बताया था आपको, प्लीज वेक्टर वाला मेरा जो इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर है वो चैप्टर जरूर, वो लेक्चर जरूर देख ले आप, ठीक है। तो E1 जो है इसके दो टुकड़े कर लेते हैं हम ऐसे। तो मैंने बताया था जिस पे एंगल टिका हो हमेशा क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो गया E1 cos थीटा, राइट। और इसका ये कंपोनेंट हो गया E1 sin थीटा। सिमिलरली इसका हमारा हो गया एक, यही हो गया E2 cos थीटा, और ये क्या हो गया E2 sin थीटा। रिजोल्यूशन का फायदा क्या हुआ कि अब हमारे पास जो बचते हैं सिर्फ दो ही वेक्टर बचते हैं, ठीक है। हमारे पास वेक्टर्स जो बचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे सिर्फ दो ही डायरेक्शन में बचते हैं, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में बचा, एक ये है और एक ये है। ये तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। E2 sin थीटा एंड दिस इज E1 sin थीटा, राइट। तो एक E2 sin थीटा है और एक E1 sin थीटा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अब ये और ये दोनों सेम है और sin थीटा तो दोनों जगह पे इक्वल, ये भी sin थीटा ये भी sin थीटा, तो मतलब कहने का क्या हुआ, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, माने चलिए मेरे ऊपर एक इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड 4 है, तो मेरे ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 कूलम्ब चार्ज, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिर्फ इस डायरेक्शन में बचेगा, और वो कितना बचेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, रिजोल्विंग E1 and E2 into its rectangular components। तो नंबर 1 E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बिकॉज, क्यों, बिकॉज बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के बीच में जो है दोनों एक दूसरे, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट। और जो हमारा ये है E1 sin थीटा, सॉरी cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मैंने बताया था अगर थीटा इक्वल टू 0, मतलब दो पैरेलल में अगर फोर्सेस काम कर रहे हैं तो दोनों आपस में ऑर्डिनरी वे में जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास जो नेट, मैं इसको साफ कर देता हूं ऊपर से, हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो कितना बचता है, अब वो देख लेते हैं बस, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मैं इसके मैग्नीट्यूड से ले लेता हूं, तो कितना हो गया हमारे पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 की वैल्यू तो इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 2E1 cos थीटा। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। और E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 2 यहीं पे रहने देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस उसका तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बचता है इनटू कॉस थीटा। आई विश कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं बस। अब मैं बात करता हूं किसकी, कोस थीटा की। तो अब ये जो ट्रायंगल है हमारा POA, फ्रॉम ट्रायंगल
cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is a, hypotenuse is under root a square plus r square. यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं. हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं इसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 ही होता है. ठीक है, और ये जो 2 है इसको मैं इधर ले आता हूं, ये होगा q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. इसकी पावर 1 है, ये 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2. राइट, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाता है. अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूं. इक्वेशन नंबर 1 था हमारा जो हमने पहले लिया था, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो गया P इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2. अगर वैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मान के चलिए यहाँ पे इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, सॉरी a स्क्वायर r और a के जो डिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली वेरी लो है. मान लीजिए चलिए ये a है 0.5 और ये है 1 मीटर, तो 1 में 0.5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो 1.025 होगा या 1.025. तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको क्या करते हैं a स्क्वायर को करीब करीब नेगलेक्ट करके 0 कर देते हैं. राइट, क्योंकि तो हमारे पास बचा क्या, इसकी पावर 2 और ये 3/2, 2 से 2 करके r की पावर 3 बचेगा. तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E नेट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू दी पावर 3. शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, आई विश कि आपको दिख रहा है यार. ठीक है, तो E नेट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू दी पावर 3. ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक बट नॉट ऑफ द वीडियो. राइट, और इसमें एक चीज और ध्यान देने की, अगर आप देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो ऐसे आई है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट. ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. तो इट इज एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट. राइट, तो डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है ये. आई विश कि आपको ये समझ आया हो. ठीक है, और अब इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस थे और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल था. एक चार्ज की वजह से निकाला, दूसरे को भूल गए, दूसरी की वजह से निकाला, पहला भूल गए, और दोनों को फिर हमने वेक्टर मेथड से जोड़ दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक चार्ज रिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी एक्सियल लाइन पे. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है हमारे पास, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाता है. तो ये हमारे पास एक रिंग है. ठीक है, मान के चलिए इसकी रेडियस कितनी है r. राइट, और इसको हमने चार्ज दे दिया है q अमाउंट ऑफ चार्ज. तो जैसे ही हम रिंग को q अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे तो ये क्या होगा, q अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, और ये ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. राइट, अब आगे बात करते हैं.
अब ये इसका सेंटर है O, और इसको हम R ना लेके A ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, बट यहाँ पे दिक्कत आएगी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रिंग, रिंग को दिया हुआ है। यहाँ पे चार्ज ऐसा नहीं है कि चार्ज इसके एक पॉइंट की तरह रखा हुआ है और E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आप लगा देंगे, नो, हियर द चार्ज इज बेसिकली along the all equally distributed all over the okay, so charge is completely distributed all over the ring। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये मेरे पास बैंगल है, दिस इज somehow like ring, ठीक है। अब ये चार्ज रिंग है, मैंने इसको चार्ज दे दिया है तो पूरा चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब मैं इसका एक्सियल पॉइंट है यहाँ पे कहीं, और मैं एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका एक्सियल पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज इट्स एक्सियल पॉइंट। मान के चलिए ये O है सेंटर, और ये पॉइंट P है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो डिस्टेंस जो हम लेंगे वो R यहीं से ही लेंगे, राइट, तो R हमने यहीं से ही ले लिया है सेंटर से, ओके। अब हम करेंगे क्या, अब क्योंकि टोटल चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ड्यू टू ए स्मॉल पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज तो यहाँ पे है नहीं, तो हम करेंगे क्या, इस जो हमारी ये रिंग है इसका एक छोटा सा टुकड़ा, दैट इज नोन एज द लेंथ एलिमेंट, आई रिपीट, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, मैंने ब्लैक कर दिया है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं हम, और ये पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा, ठीक है। और इस छोटे से टुकड़े में कितना चार्ज है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बकायदा हेडिंग दी हुई है उस लेक्चर को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंटिन्यूअस चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज कितना है जो हमने इस रिंग को दिया है Q, और इसकी जो लंबाई है, इस रिंग की लेंथ इज इक्वल टू इसकी सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई a। अब आप करते क्या है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, दैट इज लेंथ एलिमेंट dl, राइट। तो आपने ये dl कंसीडर किया है, तो इस dl के ऊपर कितना चार्ज होगा, वो dq होगा, और dq इज इक्वल टू होगा, आपको पता है डेंसिटी, अगर आपको पता है लेंथ पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसी तरीके से चार्ज, मास की जगह चार्ज आ गया, चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, लेंथ इनटू डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। यहां तक तो चार्ज का पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये आप ये लाइन जोड़ दीजिए दोनों पॉइंट P, तो यहाँ पे एक 1 कूलॉम चार्ज आपने रखा है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा या इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं पॉइंट P पे हमने 1 कूलॉम चार्ज रखा है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है, सॉरी ये चार्ज स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे DE से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, ये जैसे मेरी ये रिंग है, ठीक है, ये छोटा सा चार्ज है, इसकी वजह से एक्सिस पॉइंट जो हमारा है, ये एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है यहाँ पे हमने लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जॉइनिंग। और इन दोनों के इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस हो वो कितना हुआ, a² प्लस r², मान के चलिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ये DE है, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी जनाब थीटा ही होगा, राइट। ये DE और ये थीटा, क्योंकि फेस आमने सामने के एंगल है।
अब बात करते हैं, देखिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी जो डीई है, अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, ये जो डीई है, क्योंकि हमारे एक्सिस तो ऐसे होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस डीई को हम दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हमारा हो गया एक डीई कोस थीटा और ये एक होगा डीई साइन थीटा। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं कि जैसे हमने ये टुकड़ा लिया है यहाँ पे, ऐसे ही एक टुकड़ा यहाँ कहीं होगा और ये टुकड़ा जो है लेंथ एलिमेंट है, और ये जो लेंथ एलिमेंट है ये यहाँ कहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मान के चलो ये dl यहाँ पे मैं dl डैश ले रहा हूँ बेशक समझने के लिए, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, और क्योंकि ये थीटा है, यहाँ से ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और फिर इसके मैं टुकड़े करता हूँ तो डी डैश के टुकड़े होंगे, एक डी साइन थीटा और ये डी डैश कोस थीटा। तो हमारे पास, हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हर टुकड़े के सामने दूसरा एक लेंथ एलिमेंट है। फॉर एवरी लेंथ एलिमेंट देयर इज ऑलवेज अपोजिट लेंथ एलिमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ एलिमेंट अगर इसके अपोजिट में है तो मतलब इसके वर्टिकल कंपोनेंट, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ये हुआ, इसको कैंसिल करने के लिए इसका जैसा दूसरा भाई होगा जो इसके कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमेशा क्या रहेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, डीई कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डीई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और यहां पे मैं कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। ठीक है, और d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये dq है, ये दो dq इज इक्वल टू क्या होगा, dl इंटू लैम्डा, ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। और ये जो q है, ये क्या है, इस पूरी रिंग को कितना चार्ज दिया है, ठीक है, और 2 पाई इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो अब ये de है, de के दो टुकड़े कर लेते हैं, क्या होगा, नंबर 1 de cos थीटा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, राइट, और दूसरा क्या है, डी साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज कैंसल्ड आउट बाय द वर्टिकल component due to length element due to charge on length element just opposite to it। yes, इसके बिल्कुल अपोजिट जो लेंथ एलिमेंट है उसके ऊपर जो चार्ज है उसके, ये इसका मतलब ये हुआ कि एक रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऐसे काम करता है, इसके एक्सिस पे ऐसे काम नहीं करता कि बिखरा हुआ है, हमेशा क्या है, अलोंग द एक्सिस हमेशा काम करता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, डीई कोस थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी कोस थीटा का, और कहा, अभी तो हमने ये टुकड़ा लिया है, हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, इस पूरी इसकी सरकमफ्रेंस पे ले सकते हैं। तो कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई ए तक हम इसको ले लेंगे, और डी ई हमारा क्या हो गया, 1/4 पाई डी क्यू अपॉन, ये तो सब बाहर आ गया, और डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू डीएल। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा इंटू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये सारी टर्म तो बाहर आ जाती है, बचता है सिर्फ डी एल। तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, इनटू डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा और कहां से कहां तक, 0 टू 2 पाई ए। मैं इसको ऊपर से साफ कर देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा अच्छे से, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 टू डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया और 0 टू 2 पाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अच्छा यहाँ पे कोस थीटा भी है, इंटू कोस थीटा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कोस थीटा, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू था हमारा Q अपॉन 2 पाई ए, तो Q अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो ये हमारा हो गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज रिंग, राइट। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए R बहुत बड़ा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो A स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना बचता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर उसकी पावर 3/2 इंटू R, ठीक है। इससे ये कट गया, ये R की पावर 3 बचा, तो क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3, इससे कट गया कितना होगा R स्क्वायर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, एक सिंगल चार्ज, ये जो चार्ज हमने पूरी रिंग को दिया है, अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आता। तो इसका मतलब यही होता है कि रिंग जो है, मान चलिए मेरे हाथ में ये रिंग है, आप बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको ये रिंग एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज रिंग एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज एट ए लार्ज डिस्टेंस। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और आपको क्या करना है, ये कंपैरिजन लगा के आपको ए स्क्वायर की वैल्यू 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग के ऊपर वही आएगा जो चार्ज के ऊपर है, क्योंकि रिंग के ऊपर जो आपने चार्ज दिया है, जब आप बहुत दूर जाएंगे तो वो किसकी तरह बना है, ये रिंग जो है क्या एक पॉइंट की तरह, आप दूर जाएंगे तो साइज घटता जाएगा, आपको पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, काफी लंबा हो गया है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।